Welcome to BJM Health Podcast channel, where we dive deeper into the recent innovations and trends in healthcare. My name is Bhavna. Wholeheartedly invite you for this podcast. Today's podcast is very crucial and important. That is focusing on the ever-changing trends on MSK health. That is musculoskeletal health. The topic of the podcast is transforming musculoskeletal health, trends and innovations for pain-free structure. Musculoskeletal disorders, better known as MSK disorders, these are worldwide known for disability, which includes low back pain, neck pain, and osteoarthritis. And they are becoming a huge concern because of n number of reasons. Number one is the advancement in technology, our sedentary lifestyle, and the working habit. To discuss on such a crucial topic, we have with us Dr. Vikas Verma. He has over 2 decades of experience in the field of physiotherapy. He is a clinical therapist known for treating around tons and billions of patients suffering from musculoskeletal disorder. Thank you so much, sir, for taking out your valuable time for this important topic. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Let's begin with a very important thing, that is why musculoskeletal health is a global issue. Yes, ma'am. एज यू नो कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 1.7 बिलियन जो पीपल हैं वो अफेक्टेड हैं इस एमएसके की वजह से, जिसमें कि आप आए दिन देखती हैं कभी कोई नेक पेन लेके बैठा हुआ है, कोई जॉइंट पेन लेके बैठा हुआ है, किसी को शोल्डर पेन है, क्रोनिक पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रिस्ट पेन है, एल्बो पेन है। तो बहुत अगर देखें तो एक लंबी लिस्ट बनी हुई है जो जॉइंट पेन की बनी हुई है। इसको होने के बहुत छोटे छोटे रीजन है। उनमें से एक रीजन है हमारी एजिंग प्रोसेस। जैसे कि हम सभी बड़े होते हैं, तो जब छोटे होते हैं तब तो हमें कोई इंजरी होती है, रिकवर हो जाती है। बड़े होने के साथ साथ में हमें पेन होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि जॉइंट पेन में हमारा बड़ा कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, हिप आर्थराइटिस हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है, मसल्स एक होना हमें शुरू हो जाता है। तो एक एजिंग के साथ में हमें पेन होना शुरू होगा। दूसरा जो बड़ा कॉमन हमें देखने को मिलता है अपने क्लिनिक्स में, आए दिन देखने को मिलता है कि एर्गोनॉमिक्स, कि हम ऑफिस में बैठते कैसे हैं। अगर मैं जैसे भी आपके सामने बैठा हूँ तो क्या मैं सही बैठा हूँ, ये एक्सपर्ट जान सकता है, बट मोस्टली हम लोग ऐसे नहीं बैठते। तीसरा, जब भी हम किसी ऑफिस में बैठते हैं तो हमारी चेयर, हमारी जो डेस्क है, उसका अलाइन कैसा है, दोनों के बीच में गैप कैसा है। तीसरा होता है ओबेसिटी। अगर आप देखते हैं तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीजन है आजकल। ओबेसिटी होने का कारण है कि हम एक जैसे मूवमेंट को ही रोज करना चाहते हैं, चलना नहीं चाहते, बड़े इजी हो जाते हैं, चीजों को अपने आसपास ही कवर करना चाहते हैं। अगर हमें कुछ करना भी है तो रिमोट से हम चीज ऑपरेट करना चाहते हैं, तो जब चलेंगे नहीं, वर्कआउट नहीं करेंगे, ओबेसिटी आना शुरू होगा। तो एमएसके का एक बड़ा रीजन हमारा ओबेसिटी भी है। दूसरा है कि पुअर न्यूट्रिशन। हम लोग हर कोई खाना खाता है, बट क्या खाना है, कितना खाना है, ये हमें नहीं पता। हम सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं, सारे क्वालिफाइड हैं, इवन आधे लोग पीएचडी भी हैं, लेकिन कितना कब क्या खाना है ये हमें किसी को नहीं पता। एक बड़ा रीजन होता है कि हमारी जो हम स्पोर्ट एक्टिविटीज हम करते हैं। अभी जैसे मैं हूं, अगर मुझे कोई कहता है कि अरे तुम्हारा पेट निकलना शुरू हो गया है, तो मैं बड़ा जोश में आ जाऊंगा और मैं कल क्या काम करूंगा कि ऑल ऑफ सडन एक अपने लिए एक प्लान बनाऊंगा कि कल मॉर्निंग मुझे उठना है और रनिंग करने शुरू कर देना है। तो जो मैं रनिंग करने जाऊंगा तो क्या मैंने अपनी मसल्स को स्ट्रेच किया? नहीं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं कि ऑल ऑफ सडन मैं जोश में आया और मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया, वर्कआउट शुरू कर दिया, जिससे मेरी कुछ मसल्स हैं जो बहुत टाइट है, वो खींचनी शुरू हो जाएंगी। कुछ मसल्स हैं जो बहुत वीक हैं, उन पे एक लोड आना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसा स्पोर्ट एक्टिविटी करना जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं थे और ऑल ऑफ सडन उसको शुरू कर देते हैं, तो हमारी इन इंजरीज का जो होती है, ये भी बड़ा एक रीजन है एमएसके के लिए। एक साथ में बड़ी चीज देखी जाती है कि अक्सर डिहाइड्रेशन एक बड़ा कारण है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, जिसके लिए बारे में हम अक्सर बात है कि हम सोचते हैं कि पानी पी तो लिया, लेकिन कितने अमाउंट में पानी पिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एजिंग प्रोसेस है। दूसरा है कि वर्क एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, वर्क प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं। घंटों तक हम बैठे रहते हैं, 8 से 12 घंटे, 12 से 15 घंटे हम बैठे ही रहते हैं। स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, चाहे आप हैं या मैं हूं, छोटा बच्चा है,
इवन घर में कोई बुजुर्ग है वो भी आज फोन लेके बैठा हुआ है। अगर कोई एक पॉइंट पर बैठा ही रहेगा तो जॉइंट कहीं ना कहीं फ्यूजन होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की तरफ हमें मूव करते हैं धीरे धीरे। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आजकल हो रहे हैं। You have explained it so extensively. The musculoskeletal is not about individual health. It has a connection with the society and the economy, with the upcoming transition in the globalization and industrialization. To sum up. जी मैम, अभी अगर मुझे बैक पेन हो जाता है और मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ तो क्या होगा, मेरा ऑफिस जाना बंद हो जाएगा, यानी कि मेरे वर्क प्लेस पर मेरे आवर्स कम हो गए। तो क्या मैं अपनी कंपनीज के लिए काम कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रोडक्शन मैंने कम कर दिया। ये मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ मुझ जैसे ही काफी लोग हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनके साथ में ऐसा हो रहा है कि वो बैक पेन, नेक पेन, टेल बोन से भी वो सफर कर रहे हैं, या उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन हो रहा है। तो अगर उनको ये मस्कुलोस्केलेटल डिजीज या डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं तो हमारे प्रोडक्शन पर एक इफेक्ट आना शुरू होता है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकली, दूसरा ये इफेक्ट आता है हमारा एक सोशल बिहेवियर पर, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर मेरा नेक पेन 10 दिन रह गया तो डेफिनेटली मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो मेरा लॉस हो रहा है, मेरा सैलरी डिडक्शन हो रहा है, ऑफिस के लिए मैं अर्न करके नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो मैं पैनिक होना शुरू करूंगा कहीं ना कहीं। तो एक स्ट्रेस एंजाइटी हमारा शुरू आ गया। दूसरा, एक देखा जाता है कि अक्सर पेन में लोग मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे बैक पेन है या आपको बैक पेन है तो मुझसे कोई काम करवाएगा तो मैं करूंगा नहीं और मैं इरिटेट हो जाऊंगा। तो साइको सोशल बिहेवियर पर बड़ा इसका इम्पैक्ट जा रहा है। तीसरी चीज, हम कहीं भी अगर आप देखते हो तो फैमिलीज में इन छोटे से पेन की वजह से फैमिलीज में ये पेन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि दो लोगों के बीच में अगर कोई सफर कर रहा है पेन से तो दूसरा उसी कंडीशन को नहीं जान पा रहा है और उसको बेटर तो करना चाहता है बट एनी हाउ हो नहीं रहा है। तीसरा बड़ा रीजन एक आता है कि हमारे खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर मुझे पेन है तो मैं 10 दिन में लेट जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, तो मेरी जो खर्चे हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज आज की चल रही है मैम। So, absolutely. So, the facts which you have just told, they are so fascinating that the modern lifestyle, or I would say that the sedentary lifestyle, has put on changes on the musculoskeletal health, right? So, I would like to sum up in a way that how these changes have affected the way we work, the way we move, and the way we live altogether, how this has an effect on the well-being of somebody who is suffering from pain. जी, बड़ा अच्छी बात आपने मुझसे पूछी। अगर हम एक ऐसा एरा में रह रहे हैं जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी वाइज बहुत काम करना शुरू हम लोगों ने कर दिया। पिछले कुछ सालों में आप देखें तो हम लैपटॉप पे बहुत काम नहीं किया करते थे, अब हम लैपटॉप पे काम करते हैं, हम मोबाइल पे काम करते हैं, तो सिटिंग आवर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सिटिंग टाइम अगर हमारा बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली हमारी जो कोर मसल्स हैं, शोल्डर मसल्स हैं, नेक मसल्स हैं, वो जो हमारे फ्लेक्सर्स हैं, वो कहीं न कहीं हमारे वीक हो रहे होंगे। कुछ पर्टिकुलर पार्ट है बॉडी का जो टाइट हो रहा है क्योंकि हम एक पोस्चर में बैठे हुए हैं, और जो उसका ओपोनेंट है, वो कहीं न कहीं वीक हो रहा है क्योंकि उसके हम स्ट्रेंथन नहीं करवा रहे। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट जाता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि स्लीप डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, कि अगर आपको नेक पेन है तो उसमें आपको स्लीप इश्यूज बनने शुरू हो जाएंगे कि आप सो नहीं पा रहे हैं, आप रात को लेटना चाहते हैं कि मैं गर्दन कहाँ रखूँ अपनी, आपने करवट लेना शुरू किया है। अब आपके अगर आप सोना चाहते हैं 6 घंटा, तो 6 घंटे में से देखा जाए तो हर आधे से पौने घंटे के बाद 40 मिनट के बाद आपको टर्न करना पड़ रहा है अपने नेक इश्यूज को लेकर। तो आपकी स्लीप कहीं न कहीं सफर कर रही है जिसके लिए। वहीं मैंने जैसा कहा था कि अगर आपको स्लीप ये करेगी तो आपको आपका सोशल बिहेव चेंज होगा। तो मैं अभी आपको अपना एक एपिसोड सुनाता हूँ। मेरे क्लिनिक में एक बच्चा आता है जिसकी एज अभी 22-23 साल की होगी, जिसने अभी अपने स्कूल अपने कॉलेज से पास आउट है, उसको एक प्लेसमेंट हुआ। तो क्योंकि बच्चा पहले से ही अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और वहां भी उसका जो पोस्चर था, मैंने बात की एर्गोनॉमिक्स पर, तो वहां भी ठीक नहीं रहा होगा। अब बच्चे के ऊपर एक लोड आ गया है अपने ऑफिस में काम करने का, वो 10 से 12 घंटे काम कर रहा है। उस बच्चे को नेक पेन शुरू हो जाता है। वो जब क्लिनिक आता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे ने कंप्लेन किया कि मुझे नेक पेन हो रहा है। अब देखिए उस बच्चे का पोस्चर क्या है, उस बच्चे के जो नेक है शोल्डर से काफी बाहर की तरफ है। क्या कभी उसने इस पे गौर किया? क्या कभी उसको उसके बारे में पता है? किसी ने बताया? ये वो छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया, जो एक रिसेंटली बच्चा है जो 22 साल का है। जो लोग अपने ऑफिस में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं,
उनकी कंडीशन सोचो कैसी होगी। अपने एक जैसे लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। ऑफिसेज हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि चेयर अच्छी नहीं है, सुंदर चेयर जरूर है, लेकिन उसका पोस्चर कैसा है, कर्व कैसा है, उस कर्व पर हम बात ही नहीं करते हैं। अभी जैसे मैं बैठा आपके सामने हूं, तो क्या मैं नीचे होकर बैठ सकता हूँ? नहीं बैठना चाहिए। इन पे हमें काम करना चाहिए। स्क्रीन टाइम हम बढ़ाते जा रहे हैं। स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता जाएगा उतने ही हमें मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज बढ़ते चले जाएंगे, तो हमें उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। So, what an eye opener example, I must say. So, what's the solution to revert all of this? What should we do so that they don't feel so much of pain? जी, अभी अगर हम रूटीन में देखते हैं तो अपने फिजियो के पास हम जाते कब? अपने पेन को लेने के बाद जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने नॉर्मल से किसी पेन को, बहुत माइनर से पेन को कभी अपने फिजियो से कंसल्ट किया है? कभी अपने फिजिशियन से, कभी अपने ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट किया है? नेवर एवर। हम जाते कब हैं? हम जाते तब हैं जब हमारी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है। उसके बाद हम मूव करेंगे, यानी कि वही कॉस्ट ऑफ एक्टिंग, दोबारा कॉस्ट आनी शुरू हो गई, क्योंकि आपकी छुट्टी भी हो गई। दूसरी बात, आपको खर्चा करना पड़ रहा है, अब एक्सरे भी होंगे, एमआरआईज भी होंगे, लैब टेस्ट भी होंगे। तो इसको बेटर करने का सोल्यूशन क्या है? तरीका है प्रिवेंशन, एक डिडक्शंस, कि आप पता करें कि क्या मैं सही हूं। दूसरी बात, अगर मुझे प्रॉब्लम्स हैं तो वो किस लेवल की है, मैं इसको कितना जल्दी रिजोल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तीसरा, आजकल बड़ा अच्छी चीजें आ रही हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सब चीजें आने शुरू हो गई है। पहले के जमाने में थे, मेरे पिताजी दादाजी को तकलीफ होती थी तो वो सफर करते रहते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है मैम कि बहुत चीजें हमारे सही है। जैसे एआई बेस्ड फिजियोथेरेपी आनी शुरू हो गई है। अगर आप देखिए तो फिजियोथेरेपी लेड मूवमेंट्स जो होते हैं, हमारे पोस्चर करेक्शंस होते हैं, जो फिजियोथेरेपी बेस्ड मूवमेंट्स होते हैं, उस पे हम काम कर सकते हैं। जिसमें कि स्ट्रेचिंग्स हैं, स्टैंडिंग्स हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक बच्चा सामने आ रहा है, बच्चा हल्का सा झुका हुआ है, ये एक बड़ा इंसान है जो झुका हुआ है, तो दो एग्जांपल आपको देता हूँ। पहला, एक बच्चा आ रहा है जो आगे झुका हुआ है, उसकी कौन सी मसल आपको अफेक्ट लगती है? तो बच्चे को नहीं पता। अब हमारी बॉडी में दो मसल्स अच्छी तरह काम करती है। पहला, एक एंटी ग्रेविटी, एक दूसरा अगेंस्ट ग्रेविटी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जितनी हमारी आगे वाली मसल्स होती है वो सारी टुवर्ड्स ग्रेविटी वाली मसल्स होती है, जितनी हमारी बैक ऑफ बॉडी मसल्स होती है सारी एंटी ग्रेविटी मसल्स होती है मोस्ट ऑफ। क्योंकि बच्चा आगे झुक रहा है, तो जो एंटी ग्रेविटी मसल्स थी उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, उसका स्ट्रेंथनिंग कभी नहीं होती, बच्चा कभी करता नहीं है। जो टुवर्ड्स ग्रेविटी था, जो बच्चा झुका हुआ है, वो सारी मसल टाइट है, जिसके में स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। यानी कि आगे मसल्स को हम स्ट्रेच करेंगे और पीछे का स्ट्रेंथनिंग करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, अभी एक आदमी है जिसका पेट निकला हुआ है, जो मैंने बच्चे की बात की, इस पेट निकला हुआ है तो उसका स्पाइन कहाँ गया होगा? तो डेफिनेटली लोअर बैक पे इम्पैक्ट आएगा, फिर आपके हील्स पे भी इफेक्ट आएगा, नीज पे आएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पर फोकस करना चाहिए। तीसरा, आजकल ऐसे टूल्स आते हैं कि वेरेबल्स होते हैं कि आप पहनिए और उसके थ्रू सेंस बेस्ड मूवमेंट्स होते हैं, आप उनको करें तो प्रिसाइजली बहुत अच्छी अपनी रिकवरी आप कर सकते हैं और टाइमली कर सकते हैं। एट द लास्ट में कहना चाहूंगा कि आपको हमेशा हल्के पेन को नोटिस करके अपने कंसल्टेंट को टाइम से जरूर मिलना चाहिए, जिससे हम एमएसके को बहुत दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बड़ा इजी कर सकते हैं। The kind of examples which you have put forward, I don't have words to say. I think listeners will also agree with me that the way you have explained it is so simple. So let's have some other perspective that you've talked about physiotherapy. So how physiotherapy has evolved over the decade. No, you talked about motion sensors, you talked about AI based therapies and AI based assessments, right? So, how that transition has taken into occurrence over the last decade? जी, अभी जैसे हम आईटी की बात करते हैं हर बार, और हर फील्ड में आईटी कहीं ना कहीं एंट्री कर ही रहा है और एक हद तक वो अच्छा भी है। तो हमारे पास बहुत चीजें हैं, हमारे पास एआई टूल्स हैं। जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल्स कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं जिनको पहन के हम अच्छा खासा रिहैब अपना कर सकते हैं। तो इसको बेटर करने के लिए हमारे पास एआई हो गया, टेक बेस्ड रिहैब हमारे पास हो गया, पर्सनलाइज रिहैब हमारे पास हो गया। दूसरा, अभी एक पेशेंट है जिसको स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक मतलब आम भाषा में लकवा बोल देते हैं कि लकवा लग गया या वो पैरालिसिस हो गया। तो उस स्पेस में उस में आप क्या करते हो? तो हम एआई बेस्ड भी उसको बेटर कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी वाइज उसको बेटर कर सकते हैं। हम एक पेशेंट का डेटा ले सकते हैं। अगर हम उस पेशेंट का डेटा ले लें कि कौन सी मसल कैसे अफेक्टेड हो रही है, कहाँ हो रही है,
किस एंगल पर हो रही है। देखने में तो एक आदमी नॉर्मल खड़ा हुआ है, बट अब हमारे पास सेंसर्स होते हैं, हम सेंसर बेस्ड रिहैब भी कर सकते हैं कि हमें ये पता हो कि कौन सी मसल्स पर कितना लोड ट्रांसफर कर रखा है, तो वो हमारे सेंसर बेस्ड हम रिहैब कर सकते हैं। दूसरा एआई का, जैसे मैंने बताया कि तीसरा होता है कि गैजेट्स इतने अच्छे मार्केट में मिल जाते हैं कि आप उनको यूज करेंगे तो प्रिसाइजली अपनी मसल्स को अच्छा फंक्शन कर सकते हैं। So the words which you said about the technology, right? So in nutshell, I would say that technology is increasing its advancement in a big role when it comes to MSK health. जी So how this technology has influenced, how these innovations have influenced the MSK health when it comes to physiotherapy? जी अभी आपके पास एक आपके किसी क्लिनिक में जाइए, एक पेशेंट आता है, इसको 3 लोग पकड़ के लेकर आ रहे हैं। चलता है पता कि वो पेशेंट स्ट्रोक का है। स्ट्रोक आप समझती होंगी कि पैरालिसिस या आम भाषा में लकवा बोल देते हैं उसको। तो पेशेंट आ रहा है, स्ट्रोक का पेशेंट हमारे पास आ रहा है। हम उसे कैसे बेटर करते थे मैम? पहले का तरीका क्या था कि भाई जाओ, कुछ हम यहाँ पट्टियाँ बाँध दिया करते थे, पेशेंट को स्लिंग में लटका दिया करते थे कि ठीक है, एक स्लिंग लटका के रखो, आप धीरे-धीरे बेटर हो जाएँगे, मेडिसिन खाएँगे। अब एरा चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। उस एरा में क्या होता है कि हमारे पास वेयरेबल्स होते हैं, आप उनको पहनिए, अच्छा सेंस करती है। दूसरा स्मार्ट क्लॉथिंग हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारे पास इंसोल बड़े अच्छे हैं, अगर आपको पेन है इसमें पैर में, तो उसके लिए अच्छे-अच्छे इंसोल्स आने शुरू हो गए हैं। अगर मैं स्ट्रोक वाले पेशेंट की बात करूँ, तो उसके लिए सेंसर बेस्ड आजकल हमारे पास मशीन्स सारी होती हैं, रोबोटिक हमारे ट्रीटमेंट्स हमारे पास होते हैं। स्ट्रोक पेशेंट की सर्जरी रोबोटिक भी होती है। तो जैसे रोबोटिक सर्जरीज़ होती हैं, ऐसे रोबोटिक फिजियोथेरेपी भी होती है। एक पेशेंट का पैर और हाथ हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पहले एक फिजियो को काम करना पड़ता था कि लगे हाथ, लगातार उसको ऊँगली चलाएँगे, घर वालों को सिखाते थे आप चलाइए। अब वो आधा काम हमारी टेक्नोलॉजी कर रही है, जिसको हम एक्सोस्केलेटल्स बोलते हैं, जो हमारे मूवमेंट करवाते हैं। तीसरा, हम बैलेंस पे काम कर सकते हैं। बैलेंसिंग बोर्ड्स होते हैं, जो मार्केट में मिल भी जाते हैं और अच्छे से रिहैब सेंटर में भी हैं। बैलेंसिंग बोर्ड पे हम काम कर सकते हैं, कोर के लिए हम काम कर सकते हैं, स्पीच के लिए हम काम कर सकते हैं, आई ग्लासेस पे हम काम कर सकते हैं, जो आजकल हो रहा है। सेंसर बेस्ड हम वर्चुअल जो भी हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, वर्चुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पेशेंट्स को रिहैब करके जा रहे हैं। सेंसर बेस हम रिहैब पेशेंट का कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग हम कर रहे हैं, इवन सेंसर बेस्ड स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है और सेंसर बेस्ड स्ट्रेचिंग भी हो रही है। बस हमें उस तरफ मूव करना चाहिए। Very nice, sir. Very insightful insights to the technology and the advancement. So, beyond technology and advancement, which you said, right, there comes another thing, which is MSK self care. So, how one can do MSK, to be through the musculoskeletal. So, how one can do musculoskeletal care individually. जैसे मेडिकल साइंस ने बहुत अपने आप को ग्रो किया है। पहले को टिश्यू डैमेज हो जाया करता था, तो वो डैमेज ही था। सर्जरी से करके हम उसका एक पार्ट को कट करके निकालते थे, जो कि बेटर सर्जन ही करते हैं। अभी रिजेनरेटिव मेडिसिन भी आ गई, जिसके थ्रू हम स्टेम सेल्स, एक आपने सुना होगा, स्टेम सेल थेरेपी होती है, जिसके थ्रू हम कार्टिलेज को भी रिवाइव कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज को भी हम रिपेयर कर सकते हैं। जैसा सुना होगा कि स्टेम सेल को प्रिजर्व कर लेते हैं, वो इसीलिए प्रिजर्व करते हैं कि आने वाले वक्त में जब कभी हमें जरूरत पड़ती है तो स्टेम सेल को यूज करके हम उसको रिजनरेट कर लेते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो पीआरपी होता है, आपने पीआरपी बड़ा सुना होगा। किसी को शोल्डर इंजरी हुई तो उसने कहा कि मैम मैं पीआरपी करवा के आ रहा हूँ। वो भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है हमारे रिहैब की तरफ और हमारे टिश्यूज को रिवाइव करने की तरफ। अगर मैं कुछ और बात करूं तो 3D प्रिंटर्स आजकल बड़े मार्केट में हैं, जो हमारे ऑर्थोटिस को बना देते हैं, प्रोसेस को बना के चलते हैं। अगर मेरे लैग में पेन है तो मैं उस पर ऐसा डिजाइन करवा लूं कि जिससे मेरे इस पर इम्पैक्ट गलत ना आए और सही मैनर में मैं काम करना शुरू करूं। So, beyond technology, as you said, there has been a breakthrough in regenerative medicine. So, how is this regenerative medicine have impacted the musculoskeletal health? पहले के वक्त पे क्या होता था, किसी को कोई चोट लगी, सर्जरी की और उसका हम टाइम टेकिंग करते थे कि कितने समय में ये रिपेयर होगा, रिपेयर कितना होगा ये किसी को पता नहीं होता था, एक अंदाजा लगता था। अब जैसे मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस आने शुरू हो गए हैं। रिजेनरेटिव मेडिसिन भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जिसमें स्टेम सेल थेरेपी भी हमारे पास है कि टिश्यूज को रिवाइव करने के लिए, रिपेयर करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी बड़ी अच्छी काम करती है कि एक मदर को एक बच्चा हुआ, उसका जो प्लेसेंटा था वो हम प्रिजर्व कर लेते हैं और उसके थ्रू आने वाले वक्त में जब भी हमें जरूरत पड़ती है
तो जो हमारे सर्जन्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, वो उसको वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो उसके थ्रू एक पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे स्टेम सेल के थ्रू हमारे जो टिश्यूज़ है उसको रिपेयर किया जा सके, रिवाइव किया जा सके। दूसरा होता है पीआरपी, जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है कि आपने सुना होगा कि कोई एक एथलीट था, तो सपोज़ सर्जरी हुई, जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं या बाकी और हमारे एथलीट्स हैं, इनको इंजरीज़ होती हैं। रनिंग कर रहे हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं या हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो उसमें हमारा शोल्डर इंजरी हो गया। शोल्डर इंजरी में काफ़ी अच्छा रोल है। जैसे अपने रिहैब सेंटर में या अपनी क्लिनिक में हम भी जो हमारे ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं, वो मेंशन करते हैं पीआरपी और उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। इसके बारे में ज़्यादा अच्छा तो एक ऑर्थोपेडिशियन बता पाएँगे, लेकिन मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ कि पीआरपी आपके ब्लड से निकाल के जो प्लेटलेट प्लाज्मा होता है वो निकाल लेते हैं और उसको इंसर्ट कर देते हैं डायरेक्ट साइट पर, जो आपके टिश्यूज़ को रिपेयर करने में अच्छी हेल्प कर देता है। दूसरा होता है जीन थेरेपी मैम, क्योंकि जैसे हमने हम बात कर रहे हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक जीन थेरेपी भी होती है। अगर आप कहीं दूर जाएँ तो आपको एक एमएसडी एक डिज़ीज़ होती है जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ जो होती है, ये जेनेटिक इश्यूज़ हैं। मैं एक शिमला में एक जगह पड़ती है सोलन, वहाँ पर मैं एक बड़ा अच्छा-सा एक हॉस्पिटल एक बना हुआ है, रिहैब सेंटर बना हुआ है, मल्टी स्टोरी है। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर रितु हम लोग वहाँ पर कभी गए थे। तो वहाँ जाके देखा कि बहुत बच्चे हैं जो एमएसडी से ग्रसित हैं। उसमें क्या होता है कि बॉडी का जो प्रोटीन है, बॉडी से वही वाइप होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसमें उनको पेन शुरू हो जाते हैं, मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती हैं। तो उसको रिपेयर अब क्योंकि वो जेनेटिक इश्यूज़ हैं, उसको रिपेयर करने के लिए जीन थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। So, sir, we have so extensively talked about technology and the advancements, right? So, now we will go ahead with what is the future of MSK care individually when it comes to individual health. So, how has the recent innovations been done for the individual MSK care? जब भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट अपनी आपसे बात करता हो या सुना होगा आपने कि मैं अपने पीपी पे जा रहा हूँ। पीपी मीन प्राइवेट पेशेंट, जिसको होम विज़िट हम बोल देते थे। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे पीपी के बारे में। पीपी क्या है? प्रिसिजन फिजियोथेरेपी। इसका मतलब है कि हम एक्यूरेट फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं हम। अब हम वो पुराने वाली चीज़ की बात नहीं कर रहे कि आइए, एक मशीन लगाइए, थोड़ा-सा रिहैब किया और भेज दिया। अभी एरा चेंज हो गया मैम। तो प्रिसिजन फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत कीनली ऑब्जर्व करके उसको रिहैब करते हो। हम किसी का एआई बेस्ड अगर हम रिहैब कर सकते हैं, तो हम उससे क्या पता कर सकते हैं कि सेंसर के थ्रू मोशन हम उसके नोटिस कर लें और जिसकी तरह से हम उसको प्रेडिक्शन कर दें कि तुम्हें आने वाले वक़्त में इसकी पॉसिबिलिटी इंजरी हो जाएगी। दूसरा, हम हाइपर पर्सनलाइज़्ड होम बेस्ड रिहैब कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको नेक पेन है या कोई भी नेक पेन लेकर आता है, तो हम उसको बोल देते हैं कि नेक की सदी वाली कर लेना, ये वाली कर लेना, ये वाली कर लेना। क्या प्रिसाइज़ली हमने वो नेक की मूवमेंट को एक्यूरेसी में किया? अगर मुझे शॉट मारने में मेरी डेल्टॉइड खिंच गई या सुप्रास्पाइनेटस एक मसल होती है वो खिंच गई, तो क्या मैंने उसका रिहैब किया? नहीं। मैंने पूरे शोल्डर का रिहैब किया, पर्टिकुलर उस मसल का रिहैब नहीं किया और मुझे उस शोल्डर के साथ-साथ उस मसल का ही रिहैब पहले करना है। इसमें हम करते नहीं है। दूसरा, हम बायोमार्कर्स की बात भी कर सकते हैं कि जो बायोमार्कर्स होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि भाई हमें क्या इंजरी होने की संभावना है। जैसे कि अगर आप देखो एक बड़ा कॉमन सा एक कॉमन तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अगर मुझे अपनी हार्ट की कंडीशन का पता करना है तो ट्रोपोनिन एक टेस्ट होता है, जिससे अपनी हार्ट की कंडीशन का मैं पता कर सकता हूँ। दूसरी बात है जैसे अब हमें सीआरपी प्रोटीन होता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल क्या चल रहा है, उसको पता करने के लिए हमारे पास अच्छा ऑप्शंस है। तीसरा हो गया एक यंगस्टर्स में देखने को मिलता है कि स्पाइन झुक गई, सुबह उठते हैं तो अकड़ाहट रहती है, उसको पता करने के लिए HLA-B27 एक टेस्ट होता है, जो हम इज़िली करवा सकते हैं, जिसके साथ हम पता कर सकते हैं कि मेरे इश्यूज़ कितने ज़ोन में कर सकता हूँ, इस टेस्ट को पता करने के बाद। तीसरा होता है जिसे आर्थराइटिस में पता कर लेते हैं, अभी हम एक बड़ा कॉमन सा वर्ड यूज़ कर लेते हैं या हम टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम है यूरिक एसिड। है तो छोटा वर्ड लेकिन हमारे एमएसके को मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर्स को बहुत हद तक एग्रीवेट करता है यूरिक एसिड, जिसका हम बड़ा उसको नॉर्मल लेके चलते हैं कि अरे यूरिक एसिड है क्या फर्क पड़ता है, इतना कर लो पानी पी लो। यूरिक एसिड एक रोल प्ले करता है किसी भी एरिया की मसल्स को स्टिफ करने में, और अगर सपोज करो किसी एरिया की मसल स्टिफ हो गई तो क्या उसका इम्पैक्ट दूसरे जॉइंट पे नहीं आएगा? श्योरली आएगा। अगर मेरे एंकल में पेन है तो क्या उसका इम्पैक्ट मेरी नीज पे नहीं आएगा? कैन यू इमेजिन उसका अगर मेरे एंकल में पेन है तो उसका इफेक्ट मेरे सर्वाइकल कर्व तक पर भी आता है मैम। लेकिन कभी हम सोचते हैं तो ये हमारा पर्सनलाइज एक एरा एक
एरिया आ जाता है, डोमेन आ जाता है कि जहाँ हम एक फिजियोथेरेपिस्ट प्रिसिजन फिजियोथेरेपी के थ्रू बहुत अच्छी तरह किसी पेशेंट को रिहैब दे सकता है और क्या नाम रिवाइव कर सकता है। अभी जब हम रिहैब की बात करते हैं तो उस रिहैब में हम कितने हफ्ते का फॉलो अप लेते हैं ये हमें नहीं पता होता। हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, हमने पूछा कि हमें क्या करवाना है, आपके थेरेपिस्ट ने कहा ये सब चीजें, ये मॉड्यूल बनाया और वो आपको उसने भेज दिया कि चाहिए आप कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठकर हमें प्रिसिजन फिजियोथेरेपी पे बात करनी चाहिए कि मुझे क्या-क्या करना है। एआई बेस्ड भी करना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी करना चाहिए, टेक बेस्ड भी करना चाहिए, मार्कर बेस्ड भी हमें फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, होम बेस्ड थेरेपी भी हमें करनी चाहिए। और जैसे मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि वेयरेबल गैजेट्स हमारे पास हैं, तो उनको भी हम यूज़ करके अपने एमएसके को काफ़ी दूर कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। Hmm. What a deeper insights you have given to the innovations when it comes to individualized MSK care. So, with so much innovations in MSK care जी, that we discussed right now, जी। so do you think that there are any challenges or ethical concerns when it comes to MSK care? मैम एआई के ज़माने में कहाँ चैलेंजेस नहीं हो सकते? हम डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं। अगर हम इसी कंसर्न बात करें, तो क्या जिन गैजेट्स की मैंने अभी बात की है, अफोर्डेबल हैं? यस, कुछ चीज़ किस एक लेवल तक तो अफोर्डेबल है, लेकिन एक लेवल की जिस बात अफोर्डेबल नहीं। तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, अफोर्डेबल नहीं है। दूसरा, कितनी ईज़िली मिल रहे हैं? क्या हर किसी की अप्रोच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। नेगेटिव चीज़ें हैं जो इसके साथ में चल रही है। दूसरी बात आती है एथिक्स के बारे में, एआई एथिक्स। डेटा प्राइवेसी कि भई मेरा डेटा कहाँ जा रहा है? हम सब फ़ोन को यूज़ करते हैं, उसके डेटा की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं किसी का डेटा ले रहा हूँ, तो वो कितना सिक्योर है, मैटर करता है। एआई पे मैटर करता है, क्योंकि एआई ने हमको तो नहीं बनाया, ये आपको पता ही है। एआई को हमने बनाया, तो कितना सिक्योर है, ये हमें नहीं पता। इस सब के बावजूद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है ह्यूमन एथिक्स एंड ह्यूमन एक्सपर्टीज। एक बार को एआई गड़बड़ कर सकता है, क्या ह्यूमन एरर हो सकता है? एआई में एरर आ सकते हैं, लेकिन ह्यूमन डायग्नोसिस में एरर आने की संभावना बहुत कम है। तो मेरा मानना ये है कि डेटा सिक्योर बहुत की टेंशन बनी रहती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। मैं और आप शायद अफोर्ड कर लें या ना करें, कुछ लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपर क्लास लोग हैं वो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन सबके अप्रोच में नहीं। और कुछ ऐसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, जो मोस्टली अगर आप देखें मिडल क्लास लोगों को ही होती है। सबसे ज़्यादा सफ़र वही है। आपने एक पेन हुआ, नेक पेन हुआ, बैक पेन हुआ। कभी ऐसा होता है कि हम लोग आज बैक पेन हुआ और उसको लेके इमीडिएट डॉक्टर के पास चले कंसल्ट करने के लिए गए? नेवर एवर। हम हफ्ते भर उसको घर में क्योर करने की कोशिश करते हैं। जब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने तक नहीं पहुँच पाते, जो कॉस्टली चीज़ें हैं, उनको अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे तो थोड़ा-सा ये इसमें लगता है। जी, हम्म, तो जैसे आपने बोला सर कि देर आर कंसर्न्स, तो जी। आजकल बहुत बात होती है अबाउट लॉन्गेविटी ऑफ ऑर्गन्स को यस लेके मैम। एंड लॉन्जेविटी ऑफ पीपल, यू यस नो, मैम। बिकॉज नाउ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैव इंक्रीज्ड. जी। So what do you think? Is there any impact of longevity when we talk about on MSK health? सी आपने एक ड्रेस ली, बड़ी अच्छी एक्सपेंसिव आप ड्रेस लेकर आई हैं मार्केट से, आपने पहन के देखा, ट्रायल किया, सब कुछ आपको अच्छा लगा। अगर कल आने वाले वक़्त में आपका शोल्डर ड्रॉप हो गया, आपको बैक पेन हो गया, आपको नी इंजरीज़ हो गई, सर्वाइकल इश्यूज़ हो गए, मसल्स को लेकर कोई भी इश्यू हो गया, इवन अगर हमें एंकल स्प्रेन भी होता है, क्या हम ठीक चल पाते हैं? क्या वो ड्रेस उतनी अच्छी लगेगी जितनी आपने तब ली थी जब ठीक थी? तो क्या रहा हमारी लॉन्गेविटी का? अगर हमारी मसल्स अच्छी नहीं रहेंगी, हमारे जॉइंट अच्छे नहीं रहेंगे, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहेगी, तो क्या हमारे ऑर्गन प्रॉपर चैनल में काम करेंगे? हम अपने डायबिटीज़ के बारे में तो बात कर लेते हैं, हार्ट के बारे में तो बात कर लेते हैं, लीवर के बारे में कंसर्न हो जाते हैं। अगर एक फिजिशियन, एक ऑर्थोपेडिशियन या कोई भी कंसल्टेंट कभी किसी पेशेंट को इवन एक छोटे से छोटा पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट ऐड कर देते हैं, तो सबसे पहला सवाल पेशेंट करता है कि मेरी किडनी का क्या? मेरे लीवर का क्या? मेरे हार्ट का क्या? क्या कभी किसी ने ये सवाल किया कि इन मसल्स का क्या? हम बहुत बार देखते हैं कि हमारी कर्व में लोड जो हमारा कर्व है नेक का बहुत बड़ा हुआ है। उसको बोलते हैं हाइपरलोडिक कर्व, बहुत बड़ा हुआ रहता है। वो क्यों है? आप बहुत लोगों को देखना कि अब वो डेली रूटीन में आप चेक भी करना कि किसी को सामने बिठाना, देखना उसके दोनों कान पैरेलल नहीं होंगे। एक कान छोटा, एक ऊँचा होगा, एक नीचा, एक ऊँचा होगा, एक शिफ्टेड होगा। क्यों? ये मैंने आपको छोटी-सी और बात बताई जिसको आप कहीं भी चलते-फिरते भी नोटिस कर सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से लॉन्गेविटी एक बहुत बड़ा मैटर है, जिसमें लोग चाहते भी हैं अपने आप को अच्छा करना, और उनकी जॉइंट अच्छे रहेंगे, मसल्स अच्छे रहेंगे, टेंडन अच्छे रहेंगे, तभी आगे हम इसको अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटन जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको दूर करने का तरीका है अपने मसल्स, अपने जॉइंट, अपने टेंडन्स को अच्छा रखना, हेल्दी रखना। Hmm. What an amazing picture to longevity and the connection with the musculoskeletal health. जी। So let's start with a bigger picture onto the same. That what do you think that this MSK or musculoskeletal, what kind of impact it has when it comes to workplace injuries? अगर मैं और आप चंद घंटे बैठ के बातें करते रहें, एक कॉमन सा इफेक्ट बताइए क्या आएगा? Hmm. बॉडी के कुछ पार्ट हैं हमारे जो लगातार प्रेशर में हैं, Hmm. क्या वहाँ की मसल्स अफेक्टेड नहीं होंगी? Hmm. ये तो मैंने आपसे बात की चंद घंटे, चंद मिनट, Hmm. घंटा, 2 घंटा। लेकिन सोचो जिनका जो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनका सोचिए, उनके केस में क्या होगा? वर्क प्लेस पर बड़ी सुंदर सा डायनामिक सी बनी हुई चेयर रखी हुई है, टेबल अच्छी रखी हुई है, Hmm. बट क्या उनका कर्व बहुत मेंटेन है? Hmm. सी आप देखना किसी ऑफिस में जाना, उनकी चेयर होती है, हर Hmm. ऑफिस में एक रिवॉल्विंग चेयर होती है, वो सिंगल पोल पे होती है, नीचे 4 पोल होते हैं, एक एक्सेस पे लगी रहती है। आप उसको हिलाकर देखना, अगर चेयर देखेंगे तो कभी भी देखना कि मोस्टली बैक पेन का रीजन क्या है? वो जो चेयर है ना, वो हल्की-हल्की हिल रही होती है। अब चेयर तो आ गई 9,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, बट क्या हमने उस क्वालिटी की बात की? एक छोटा-सा फैक्टर है जो, और मुझे रोज 10 घंटे वहीं बैठना है। घर पर आजकल बड़ा चलन है, जो एक ट्रेंड भी बन चुका है कि वर्क फ्रॉम होम। आप उसमें अपने बेड पे बैठ जाते हैं। आप किस कंडीशन में बैठते हैं आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा। टीवी हम देखते रहते हैं, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब एमएसके हेल्थ है, उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है ऑन वर्कप्लेस इंजरीज. यस। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द इम्पैक्ट नो ऑफ. सॉरी, मैं आपको एक चीज़ में टोकता हूँ कि हमें इंजरीज़ का पता है, नेक पेन का पता है, बैक पेन का पता है। ये पेन हुए क्यों थे हमें? क्या हम बाय बर्थ लेकर आए थे? कि गलत तरीके से बैठने की वजह से हमें पेन आया, अपने मसल्स को हेल्दी ना रखने की वजह से आया, हमने अपने डाइट को अच्छा नहीं रखा, हेल्दी नहीं रखा। ये बड़ा मैटर करता है मैडम। मैं कितनी गलत पोस्चर में बैठता हूँ, अगर मैं अभी जिस पोस्चर में बैठा हूँ, अगर मैं काफ़ी देर इसी पोस्चर में रहूँगा, तो मुझे कहीं न कहीं कुछ मसल्स में पेन आ रहा होगा। तो डेफिनिटली मुझे एक्सचेंज करना चाहिए। जी। So, sir, this musculoskeletal disorders they vary across the industries. You know, we have talked about the workplace culture and all these points as well. So, what do you think? What are the common musculoskeletal disorders due to workplace injuries? अभी मैं और आप एक पोस्चर में बैठे होंगे। हम कुछ मिनट बैठते हैं और हमें कहीं न कहीं थोड़ा पेन हो जाता है, क्योंकि हमने एक मसल पर ओवरलोडिंग कर रखी है। ये कल्चर हमारा, हमने ये चीज़ कुछ सेकंड में फ़ील की, कुछ मिनट से फ़ील की, अगर मेरी और आपकी मसल बहुत वीक है, और ये इसलिए है कि हम एक्सरसाइज़ नहीं करते। वर्क प्लेस में क्या है, उनका एक लाइफ़स्टाइल है। सुबह इतने बजे उठना, ऑफ़िस में जाना, ऑफ़िस की अच्छी चेयर पे बैठना, अच्छी टेबल देखना, डेकोरेटिव चीज़ों पे रहना। लेकिन लॉन्ग रन में जब एक ही पोस्चर पे बैठते रहते हैं, तो उनको इश्यूज़ क्या आते हैं? नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, रेयर होता है एंकल पेन। लेकिन एंकल पेन डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, जो कि हमारे बैक की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाता है हमारे लिए नेक पेन, क्योंकि जितने भी लोग अपने वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, तो क्योंकि डेस्क और हमारे चेयर का जो लेवल है वो पैरेलल नहीं होता। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी चेयर पे बैठती हैं, तो आपकी चेयर के और डेस्क के बीच में गैप क्या होना चाहिए? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी टेबल की? जो आपका अम्बिलिकल पोर्शन होता है, वहाँ से आप देखिएगा 2.5 इंच ऊपर तक आपकी टेबल होना चाहिए, जिसमें आपके हाथ प्लेस प्रॉपर हो जाए। अगर अपने शोल्डर को और अपने एल्बोज़ को अलाइन करके रखेंगे, तो नेक भी अलाइन होगी। तो मोस्टली लैपटॉप यूज़ करने में, डेस्कटॉप यूज़ करने में हमें हमेशा आगे की तरफ बैठ के हम काम करते हैं, तो नेक पेन कॉमन हो जाता है। नेक पेन से कॉमन हो जाता है हमारा नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हमारी एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ जाएगा। एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ेगा, तो कई बार देखा होगा कि एंग्ज़ायटी होने से हमारी नेक मसल स्टिफ होना शुरू हो जाती है। नेक मसल स्टिफ हो जाती है, तो हमें नेक पेन शुरू हो जाता है। वही नेक पेन हमारे शोल्डर को रेफर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक लॉन्ग रन में जाके हमारी एल्बोज़ की तरफ पेन आना शुरू हो जाता है। ये बड़ा कॉमन फैक्टर है, बट थोड़ा लेंदी है। तो क्या-क्या हुआ? नेक पेन हुआ,
हमारा बैक पेन हुआ, मिड बैक पेन बहुत कॉमन है मैम, क्योंकि हम हमेशा लोअर बैक की बात तो करते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने मिड बैक की बात नहीं करते, और सबसे ज्यादा सफर हमारा मिड बैक होता है। दूसरा हमारा हिप पेन हुआ, टेल बोन का पेन बड़ा कॉमन हो गया आजकल, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, हमारे मसल बहुत हेल्दी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो टेल बोन का भी पेन हमें क्लिनिक में देखना पड़ता है। अभी मैं आपको कुछ दिनों की पहले की बात बताता हूँ कि नोएडा में एक कंपनी है एमएनसी, अच्छी कंपनी है, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी अच्छे लेवल की कंपनी है। वहां से कोई पेशेंट आए हुए थे, आप कैन इमेजिन, उन्होंने अपनी एमआरआई करवा रखी थी। और एमआरआई क्यों करवाई? क्योंकि उनको बैक पेन। ऑर्थो को दिखाया, उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी करा लो, शुरू करा दी, और अच्छे ऑर्थोपेडिशियन के पास गए, न्यूरो को भी दिखाया, तो न्यूरो फिजिशियन ने भी कहा कि फिजियोथेरेपी शुरू करा दो। जब उनको उनसे बातें की गई, एक हिस्ट्री ली गई, पता चला कि उनको काफी टाइम से नेक पेन। आप सोचिए, नेक पेन को कंपनसेट करने के लिए उनको बैक पेन शुरू हो गया। लेकिन कभी क्या हम सोचते हैं? तो देखिए, हमारे नेक की वजह से हमारी बैक पे कितना इफेक्ट गया, और जो आने वाले वक्त के लिए नी पेन क्रिएट करेगा, क्योंकि मैं अपनी चेयर के अंदर पैर मोड़ कर बैठता हूँ, पैर सीधा करता नहीं हूँ, मोड़ के बैठ रहा हूँ, तो मेरी नेक पेन हो गया, सॉरी नी पेन हो गया। अब नी पेन हुआ और मैं पैर को मोड़ के बैठ रहा हूँ, तो मेरा एंकल पेन आया। तो ये सब एक साथ से मिले हुए एक सीक्वेंस में बनते हैं, तो ये बड़े कॉमन चीजें बन जाती है मैम जी। Very well explained, sir, in a very simple way that as the name specifies musculoskeletal, so the similar way this workplace injury is having an impact from neck to ankle. जी मैम। So we have talked about the common work related injuries, and we have also talked about causes, right? जी जी। So everything has been talked. So let's talk about the solution. Yes. What is the solution to avoid, to prevent these work related disorders? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। ये सवाल लगभग हर जगह घूमता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, पर हमने ये सवाल कब किया? हमें जब मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज या डिसऑर्डर्स होने शुरू हो गए, हम पहले बात क्यों नहीं सोचते? आज मैं जिस एज में हूं, अगर मैं अपना केयर अब से करूं, तो शायद अगले 5 साल के बाद मैं अपने पेन को लेके इतना सफर नहीं करूंगा जितना अपनी केयर अब ना करूं और तब सफर करूंगा। तो मुझे अपनी मेहनत कहाँ करनी चाहिए? आज के वक्त में। तो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि पहले खुद के बारे में जानो। हम कपड़े पहन लेते हैं, स्मार्ट लगते हैं, ये तो देख लिया कि क्या ये शर्ट मेरी पैंट से मैच कर रही है, क्या ये पैंट ठीक है या ये शूज ठीक है, पर क्या मैंने ये चेक किया मेरे शोल्डर इक्वल है? क्या मैंने नोटिस किया कि मेरी ईयरलोब्स इक्वल है? क्या मैंने ये नोट किया मेरी पेट, तोंद आम भाषा में बोल देते हैं जैसे, कि पेट निकला हुआ है? क्या मैंने कभी नोटिस किया कि मेरे हिप पीछे हैं? मेरे हिप कितने निकले हुए हैं? मेरी नी कितने बैंडेड हैं? हमने कभी नोटिस किया? नहीं। तो एक तो अपने बारे में पहले जानो। इसको जानने के 2 तरीके हमारे पास हैं। पहला, आप खुद शीशे के सामने खड़े हो जाइए, खुद को एक बार निहारिए, खुद को देखिए कि कहाँ-कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरा, आपके कंसल्टेंट्स, जिसमें आपके फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, आपके ऑर्थोपेडिशियंस भी, इवन आपके फिजिशियन भी हैं। वही बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं फिजिशियन बेसिक चीज़ देने के लिए। अब वर्क प्लेस की हम बात कर लेते हैं। वहाँ क्या-क्या चीज़? डेस्क मॉडिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, एर्गोनॉमिक पोस्चर पे हम बात कर सकते हैं। एर्गोनॉमिक प्रोग्राम्स हम हैंडल कर सकते हैं। हम सिटिंग जो हमारा टाइमिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। स्टैंडिंग हम डेस्क बना सकते हैं। अपने वर्क प्लेस में ऐसा हम प्रोग्राम सेट करें कि जिसमें हमें वर्कआउट करने का, वर्कआउट से मतलब हम, मैम ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जिम ज्वाइन करें, कि 10 मिनट का प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम वहां पर स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करें। तीसरा है हमारा डाइट। हम डाइट पे बात बहुत कम करते हैं कि हम खाते सब कुछ है, बट क्या खाना है ये बहुत जरूरी है। क्या हमने कभी अपने प्रोटीन के बारे में बात की? क्या हमने कभी अपने कैल्शियम की बात की? कभी आयरन के बारे में बात की? तो टोटल डाइट पे हम मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वन है अपना हाइड्रेशन, कि आप हाइड्रेट कितना रखते हैं। तो एमएसके को, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स को दूर करने का आसान तरीका है अपनी स्ट्रेंथनिंग, अपना वर्क एनवायरनमेंट बेटर करना, एर्गोनॉमिक्स को बेटर करना। एआई बेस्ड भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम बेटर कर सकते हैं। तो आप एआई बेस्ड रिहैब सेंटर की मदद भी ले सकते हैं। So, what are the major trends which will be upcoming if we talk about in 2025 and beyond जी। when it comes to musculoskeletal health? गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, हर जगह एमएनसीज हैं। यहाँ अच्छे सेंटर्स भी हैं, टेक बेस्ड भी हैं, एआई बेस्ड भी हैं, सेंसर बेस्ड भी हैं,
ह्यूमन एक्सपर्टीज वाले सेंटर्स भी बहुत सारे हैं। तो आने वाला वक्त है, वो तो आपको पता ही है, एआई बेस्ड ही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है। तो हम इनके थ्रू अपना मस्कुलोस्केलेटल जो इंजरीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, इनको बेटर कर सकते हैं। मैं हर बार समझाता हूँ कि आप सेंसर बेस्ड मूवमेंट में जाइए, प्रिसाइजली अपनी मसल्स को हेल्दी कीजिए, एक-एक मसल्स पे काम करें। अगर आप एक-एक मसल्स पे काम कर रही हैं, तो डेफिनिटली आप अपने मस्कुलोस्केलेटल जो इश्यूज को डिसॉल्व कर सकती हैं। Hmm. जी। So, sir, if I put it in a nutshell, after a huge discussion about musculoskeletal health, injuries, workplace injuries, do you think there is a role of, and listen the term musculoskeletal health, do you think there is should be an holistic approach? मैम फिजियोथेरेपी एंड होलिस्टिक अप्रोचेस बहुत पैरेलल चलती है। Hmm. अगर आप उसको मैनर में लेके चलें, Hmm. तो अगर मैं ये पैंट शर्ट पहन के बैठा हूँ, तो क्या पैंट के साथ शर्ट चलेगी नहीं चलेगी? Hmm. तो पैंट जरूरी है तो शर्ट भी जरूरी है ना। Hmm. कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे फिजियोथेरेपी हुई, Hmm. एक आपका होलिस्टिक अप्रोचेस हुई, हमने मसल्स की बात तो कर ली, लेकिन क्या हमने अपने सोशल बिहेव की बात की, साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात की? तो हमें होलिस्टिक अप्रोचेस का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए, अपने एंग्जायटी इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए। अगर मेरा एंग्जायटी एंगर अच्छा एंगर और एंग्जायटी इश्यूज अच्छे रहेंगे, तो डेफिनेटली मेरी मसल्स भी अच्छी तरह से काम करवा सकता हूँ। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, जॉइंट मोबिलिटी बहुत जरूरी है, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। आप एक एनवायरनमेंट में जाकर एक इको फ्रेंडली वर्कआउट भी कर सकते हैं, जैसे एक ग्रुप में आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि 10 लोग एक ग्रुप में गए हैं, कोई आपको गाइड करे और प्रॉपर एक्सरसाइज आप करें चीज। साथ में फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर एक मैनर में। आपको अपने होलिस्टिक अप्रोचेस में आपको अपना फिजियोथेरेपी के साथ में रखना चाहिए। फिजियोथेरेपी, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो हम होलिस्टिक अप्रोचेस में और फिजियोथेरेपी की हेल्प से मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज को बहुत 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 दूर कर सकते हैं और काफी यंग एज में कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर हम अपने मस्कुलोस्केलेटल जो इश्यूज हैं उनको टाइमली रिजोल्व कर लेते तो एजिंग फैक्टर जल्दी नहीं आता मैम। अभी एक 35 साल की महिला है, एक 32 साल की महिला है या लड़का है, आप सोचो वो 58 साल 58 ईयर्स के लोगों का जीवन जी रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले क्लिनिक में एक लड़की आई जो 32 साल की एज में स्टेरॉइड्स पर है। सोचो उसको नी पेन है। 32 साल कितना एज होता है मैम? तो वो जीवन जी रही है जो कोई 65 साल की महिला जीती है। तो मस्कुलोस्केलेटल चीजों का बहुत बड़ा रोल है, आपको उसको बेटर करना ही है, कैसे भी करके। जी। So after such fantastic things, the words which you have said and the correlation of holistic approach when it comes to physiotherapy, so it would be correct to say that जी। holistic approach is essential यस मैम। to decrease the work related musculoskeletal disorders when it comes to musculoskeletal health. So, sir, after such a elaborate discussion, we know that movement plays a very, very important role. जी। So, how does movement come into existence जी। when it comes to holistic approach towards treating musculoskeletal health? जी। अक्सर आपने जिम में देखा होगा या पार्क में हम जाते हैं, तो पार्क में कुछ लोग मिले जो व्यायाम करते रहते हैं। बचपन से हम व्यायाम की तरफ जाते हैं। व्यायाम क्यों ज़रूरी है? हर कोई कहता है बेटा वर्जिश किया करो, बेटा कसरत किया करो। अरे बुढ़ापे में रोओगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने कनेक्टिव टिश्यूज़ को, अपने मसल्स को, अपने जॉइंट को हम प्रॉपर चलन में नहीं चलाते। इसको जितना हम प्रॉपर चलन में चला के रखेंगे, उतने ही हम फिट रहेंगे। जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि वज़न कम रखना फिटनेस नहीं है। फिटनेस है आपकी मसल्स, टेंडन, जॉइंट्स कितने अच्छी कंडीशन में हैं, ये ज़रूरी है। इसको बनाए रखने के लिए मोबिलिटी प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं, पोस्चर एनालिसिस भी आप कर सकती हैं, पोस्चर करेक्शन बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बॉडी माइंड और बॉडी रिलेशन बहुत ज़रूरी है। अभी आपका माइंड तो कहता है मुझे फिट होना है, पर बॉडी आपके साथ नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि जॉइंट पेन है। अब मेंटली तो आप ठीक होना चाहते हैं, पर आपकी फिजिक अलाउड नहीं कर रही क्योंकि ओवरवेट भी है, न्यूट्रिशंस भी अच्छे नहीं है, तो हमें इन सब चैनल को अच्छा करना ही पड़ेगा। और उसका तरीका क्या है कि आप एक्सरसाइज प्रोग्राम अच्छा करें। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेचिंग रखेंगी, जितना स्टैंडिंग रखेंगी, अच्छा जैसे ट्रेंडिंग है कि आप पिलाटेस कर सकती हैं, पावर योगा कर सकती हैं। योगा बड़ा अच्छा साधन है एक, मैं क्योंकि आप मेडिटेशन भी करती हैं और ब्रीथिंग भी करती हैं, तो कहीं न कहीं आप देखिए आपके हार्मोन बैलेंस होना शुरू होते हैं, इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो वर्कआउट टोटल करना ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है,
एक्सरसाइज प्रोग्राम करना ज़रूरी है, आपको अपने मस्कुलोस्केलेटन को बेटर करने का तरीका, ये करना ही चाहिए मैम। जी, Very well said. So, mobility exercises, strength training, stretching exercises, they play a very, very यस vital मैम। role for the holistic जी, approach towards maintaining the musculoskeletal जी, health. जी। What do you think about the nutrition part when it comes to musculoskeletal health? Does nutrition play a role? यस मैम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। न्यूट्रिशन का ही सारा रोल है, आपकी मसल्स किससे बनी होती? अभी हम ग्लो की बात करते हैं कि भई उस लड़के को देखो, उस पे इतना ग्लो आता है, उस लड़के को देखो वो आज भी चार्म करता है, ऐसा क्यों है? Hmm. ये सारा का सारा हमारा न्यूट्रिशन वैल्यूज की वजह से है, जो कहीं न कहीं हम खोते जा रहे हैं। एक तो पीछे से खाना अच्छा नहीं है, प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, मिलावट हर जगह है। जो थोड़ा बहुत अच्छा आ भी रहा है, उसको हम अच्छी तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत यूज़ भी कर रहे हैं, उसको प्रॉपर चैनल में चला नहीं रहे हैं बॉडी में। तो उसका तरीका, तो आपको प्रोटीन का नहीं पता, हमें प्रोटीन प्रॉपर लेना चाहिए। व्हाट मिनरल्स क्या है? अभी आप सुनते हैं, रोज़ का एक न्यूज़ आती है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो हमने एक की बात की ना, मैग्नीशियम, क्या बाकी कंटेंट नहीं है? बाकी मिनरल्स कहाँ गए? अभी हम विटामिन डी की बात कर लेते हैं। कॉमनली आप सुनते हैं विटामिन डी। विटामिन डी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैम किसी भी बॉडी को नरिश करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, फ्लेक्सिबल रखने के लिए। तो विटामिन डी आपका नॉर्मल होना ज़रूरी है। उसके लिए विटामिन डी रिच फूड आपको लेने चाहिए। अब जैसे लोग कहते हैं कि भई विटामिन डी लेना है तो धूप में बैठो। क्या बारिश का मज़ा आप छाता लेके लगाएँगे? तो कवर्ड बॉडी में हम कितना विटामिन डी ले लेते हैं। तो विटामिन डी को चैनलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने एक्सपर्ट से पूछो कि मेरी बॉडी में विटामिन डी चैनल कैसे प्रॉपर बन सकता है। प्रोटीन कितना लेना है, कब लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन खाना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन कब और कितना खाना है, ताकि वेट भी गेन ना हो और हमें कोई आने वाले वक़्त में हाई प्रोटीन के साइड इफेक्ट भी ना झेलने पड़े। बाकी जो हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका पूरा करना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर मैं स्ट्रेचिंग करना चाहता हूँ, तो स्ट्रेचिंग में मेरे कुछ फाइबर भी टूटेंगे। उन फाइबर्स को दोबारा से रिपेयर करने के लिए मेरी बॉडी में मैंने नरिश करने के लिए क्या दे रखा है, न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या है मैम। मैं टैबलेट फॉर्म में तो आना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या अच्छी डाइट ले रहा हूँ? अच्छा, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो स्लीप अच्छी नहीं होगी, आपको भूख लग रही है या आपको इंडाइजेशन होंगे या आपको एसिड्स बहुत बनेंगे। तो जब स्लीप अच्छी नहीं होगी तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, तो इंडाइजेशन होगा, नंबर वन। नंबर टू, अगेन, कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाएंगे। हार्मोन इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाएंगे तो अगेन वही एंग्जाइटी इश्यूज, एंगर इश्यूज, नेक पेन, मसल्स पेन, बैक पेन शुरू हो जाएंगे। तो न्यूट्रिशन का बहुत 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 बड़ा रोल है। I would say precisely जी, you have talked about nutrition when it comes to muscle health, joint health, and bone health. So it is all about the physical health which we have talked about. What about the mental health? Do you think musculoskeletal health जी, have a connection when it comes to a holistic approach through the mental well-being? बिल्कुल मैम। देखिए, एक एरिया है ब्रेन, एक एरिया है नीचे की बॉडी। आपके हार्मोन्स आप कैसे मैनेज करती हो? Hmm. देखते हो, जो जितना ज़्यादा अच्छी नींद लेता है, उसके उतने अच्छे हार्मोन्स चलते हैं। जो जितनी कम नींद लेता है, उसके हार्मोन्स उतने बैलेंस होते हैं। डॉक्टर्स कह-कह के थक जाते हैं, बोलते रहते हैं कि अरे भाई, नींद प्रॉपर लो। आप पढ़ती भी हैं कि 8 आवर्स की नींद लेनी है, 8 घंटे की नींद लेनी है, आप कितनी नींद लेते हैं? तो सोचिए माइंड और बॉडी का रिलेशन कितना अच्छा है। आपकी बॉडी थक चुकी है, वो आराम चाहती है, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारा ब्रेन सफ़र कर रहा है, माइंड सफ़र कर रहा है। तो हमारे माइंड को, अभी आपकी बॉडी में कोर्टिसोल इम्बैलेंस होगा। तो कोर्टिसोल इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस बननी शुरू होंगी। इन्फ्लेमेशन बननी शुरू होंगी तो जॉइंट कहीं न कहीं अफेक्टेड होने शुरू होंगे। जॉइंट भी होंगे तो साथ में मसल्स भी आएँगी, टेंडन्स भी आएँगी, आपकी कार्टिलेज भी आएँगी, सॉफ्ट टिश्यू भी आएगा, पेन आएगा। पेन आएगा तो अगेन साइकिल क्या घूमेगी कि आप अपने वक़्त रिसर्च पे जा नहीं पाएँगे। अगेन वही खर्चा आएगा, वही दोबारा छुट्टियाँ आनी शुरू होंगी। अगेन फिर आप उस चैनल में जाएँगे कि हमारा ये कराओ। तो इसलिए माइंड और बॉडी का बहुत अच्छा रिलेशन है। रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपके हार्मोन्स बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोर्टिसोल का लेवल लेवल होना बहुत ज़रूरी है ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। तो हम घूम कर आते हैं कि फाइनली वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। उतना ही आपको सोना और आराम करना भी बहुत ज़रूरी Very meticulously, you have summed up everything. So, if I put up into four things, है। जी। that holistic approach for musculoskeletal health has four pillars to it. यस मैम। Number one is movement यस through मैम। physiotherapy. यस, Number two is nutrition. यस, Number three is mental well being. यस। And number four is focus on the lifestyle.
Exactly. And all four pillars are connected to each other when it comes to the musculoskeletal health. Yes, ma'am. So saying that healthy mind lies in a healthy body would be fair enough when we say that holistic approach is the key to musculoskeletal health. जी. Well said, sir. Thank you so much for taking out your valuable time. And to our listeners, after the podcast, I can only sum up in 4 words. Keep moving, stay informed, be proactive towards your health, and seek the guidance of a specialist physiotherapy. Okay, stay tuned to our upcoming BJM Health podcast for more informative videos. And if you like it, share with your colleagues and friends. Thank you so much. See you. Stay active, stay healthy, stay connected.